बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल इस्लाम प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कवर किया है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर डेफिनेशंस में एक नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स जो कि इन रिलेशन टू बिल्डिंग सेक्शन 16(1) है, उसको भी हमने कवर किया। आज इसकी कैलकुलेशंस हम करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा रिपीट करूँ। बेसिकली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर सीन कुछ इस तरीके से होता है कि कुछ एडजस्टेबल एडवांसेस होते हैं, कुछ नॉन एडजस्टेबल एडवांसेस होते हैं। जो तो एडजस्टेबल एडवांसेस होते हैं वो आपकी रेंट का जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस होता है वो आपकी रेंट की अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता। उसका ट्रीटमेंट सेक्शन 16(1) के अंदर ये बताया गया है कि आपको वो नॉन एडजस्टेबल एडवांस को अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, RCT, उसके अंदर इसकी अमाउंट आ जाएगी। आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये भी रेंट ही है, और ये गवर्नमेंट इसके ऊपर यानी लॉ के मुताबिक टैक्स वसूल कर सकती है। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की स्कोप के अंदर आता है। अच्छा, इसका तरीका क्या क्या होता है, इसकी किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं? इसको 10 पे डिवाइड किया जाता है और हर साल एक अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट निकल आती है उसको आपकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अमाउंट है उसमें ऐड किया जाता है। तो ये मैं अभी आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से ऐड होता है। सो हियर बिफोर योर स्क्रीन यू कैन सी कि एक तो एडजस्टेबल एडवांस अगेंस्ट जो रेंट है उसकी भी मैंने कैलकुलेशन की हुई है कि फॉर एग्जांपल रेंट है वो 100,000 है, ठीक है, और एडवांस 50,000 आपने अपने लैंड लॉर्ड को दिया है। तो अब आपने उसको एडजस्ट कर देना है, मतलब रिमेनिंग 50,000 यानी एक महीने का जो रेंट है वो 1 लाख है और 50,000 आपने पहले ही एडवांस दिया हुआ था, तो अब 50,000 सिर्फ आपने देना है। ये तो एडजस्टमेंट्स होती हैं कि एडवांस के अगेंस्ट आपकी रेंट की अमाउंट के अगेंस्ट आपको एडजस्टमेंट मिल गई। लेकिन एक वो रेंट भी होता है एडवांस जो कि नॉन एडजस्टेबल होता है और उसके अगेंस्ट आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलती। अब हम इसको दो स्नैरियोज में डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्नैरियो ये है कि लेट्स सपोज 1 लाख रुपया आपकी मंथली रेंट है और आपने अपने लैंडलॉर्ड को 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया है। अब इस 5 लाख को 10 पे डिवाइड किया जाएगा तो एक अमाउंट निकल आएगी, वो निकलेगी 50,000। अब ये आपका जो भी 12 लाख रुपया लेट सपोज आपका बना है साल का रेंट, उसके अंदर ये 50,000 रुपया जमा हो जाएगा और इस तरीके से आपकी एनुअल जो ग्रॉस रेंट की अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा वो बन जाएगा 12,50,000। ठीक है। अच्छा, अब टैक्स ईयर 2023 के अंदर जो है वो फिर इसी तरीके से 50,000 रुपया जमा कर लें, और टैक्स ईयर 2024 के अंदर भी ये जो मैंने 12 लाख से 12,60,000 किया, ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट उसके अंदर किया है कि रेंट की अमाउंट के अंदर इंक्रीमेंट बाज़ आ जाता है। जाहिर बात है कि वो 10% के हिसाब से बढ़ रहा होता है या एक खास स्पेसिफाइड परसेंटेज के हिसाब से। तो आप ये देख रहे हैं कि जो 50,000 है ये हर साल की जो एनुअल अमाउंट है रेंट की उसके अंदर वो ऐड हो रहा है, और आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो ग्रॉस रेंट के ऊपर करना पड़ेगा। जैसे टैक्स ईयर 2022 के अंदर 12,50,000 है, टैक्स ईयर 2023 के अंदर 13,10,000 है, और टैक्स ईयर 2024 के अंदर 13,73,000 है। स्नैरियो बी के अंदर एक डिफरेंट चीज ये हुई है कि बाज़ ऐसे होता है कि आपने प्रॉपर्टी दी और उसके बाद जो किराएदार है उसको छोड़ के चला गया, यानी 10 साल का जो दुरानिया लॉ में मेंशन है वो पूरा ना हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो स्नैरियो बी को अगर हम देखें तो इसमें यह है कि टैक्स ईयर 2023 के अंदर हुआ क्या। पहले टेनेंट था ए, ठीक है, उससे आपने दिया हुआ था 5 लाख रुपया, ठीक है। उस 5 लाख रुपए को हमने 10 पे डिवाइड किया, टैक्स ईयर 2022 के अंदर 50,000 रुपया ऐड कर दिया, 12 लाख पे 50,000 ऐड करें तो 12,50,000 हो गया। टैक्स ईयर 2023 के अंदर क्या हुआ कि टेनेंट जो ए था, टेनेंट ए, उसने 5 लाख रुपया यानी उसको उसने फर्क कर दी प्रॉपर्टी, हमने उसको 5 लाख रुपया रिटर्न कर दिया, और जो टेनेंट बी है उससे फिर 6 लाख रुपया ले लिया। अब 5 लाख रुपया सिक्योरिटी पुराने जो किराएदार थी उसको वापस कर दी, और जो नया किराएदार आया उसने 6 लाख रुपया हमें दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नीचे अगर आप कैलकुलेशन की तरफ देखें तो 6 लाख रुपया जो नया आया है उसको ले लिया और उसमें से उस अमाउंट को माइनस कर दिया जो कि पहले से ही टैक्स में चार्ज हो चुकी थी, 50,000 लेस कर दिया। अब ये पीछे बच गया जी हमारे पास 5,50,000। इसको अब हम डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर, तो ये
55,000 बन जाएगा और इसको हम अपने आने वाले सालों के अंदर ऐड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टेबल समझ आ गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, कोई इशू तो आप जरूर मुझे लिखें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। स्कोप के अंदर अब हम उन चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं इस स्लाइड के अंदर जो कि एक्सक्लूडेड होती हैं, जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की स्कोप के अंदर नहीं आती, और वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स होती हैं। इनमें अगर सबसे पहले देखें तो रेंट है, लीज है, बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। इस सूरत में आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में उसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसके रेंट को, उसकी लीज को, उसके ऊपर जो भी इनकम आपको आ रही है, बल्कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगी। क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी हमने कवर करना है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके मैं आपको बताऊंगा कि और भी बहुत सारी चीजें हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे बस इस बात को ज़हन कर लें कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में इसको हम नहीं करेंगे ऐड, और ना ही हम इसके ऊपर टैक्स पे करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बल्कि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकर जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लेट्स सपोज आप रेंट वसूल कर रहे हैं किसी बिल्डिंग का, हाउस का, प्लाजे का, लेकिन उसके अंदर जो है वो एमिनिटीज, यूटिलिटीज या कोई भी और सर्विस जो है वो भी आप अपने किराएदार से वसूल कर रहे हैं। तो जैसे प्लाजे के अंदर मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, तो ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा और ये वहां जाके जो है वो टैक्स होगा। तो ये दो चीजें स्कोप में एक्सक्लूड हो जाती हैं। स्कोप एक्सक्लूजन के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस भी हैं जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको अवेलेबल हो सकती हैं। इनमें एक एग्जेम्पशन तो ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को ओन करते हैं और एग्रीकल्चर लैंड आपने रेंट पे दी हुई है, तो उससे जो रेंटल इनकम आ रही है वो एग्जाम्प्ट है 41 के तहत, सेक्शन 41 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। दूसरी जो एग्जाम्पशन है वो ये है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको 100C के अंदर एक मुकम्मल फ्रेमवर्क उसका अवेलेबल है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का टैक्स का जो फ्रेम है, इसकी रजिस्ट्रेशन और डिफरेंट लॉज जो है पाकिस्तान के अंदर जो एप्लीकेबल है, उसको भी हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन 100C के मुताबिक अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया है, इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई और इनकम आ सकती है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है, तो वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन्होंने किसी भी किस्म की जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करनी होती, तो इसलिए लॉ में उनको एग्जेम्पशन दी गई है। आज के हमारी वीडियो का आखिरी जो पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो है अनरियलाइज्ड रेंट। अब इसका सिनेरियो ये होता है कि बाज़ औक़ात टेनेंट जो है वो रेंट नहीं पे कर रहा, उसको दुश्वारी का सामना है, जैसे भी कोविड के अंदर कुछ हालात वाकयात इस तरीके के रहे, फिर लेजिस्लेशंस भी कुछ प्रोविंसेस के अंदर हुई कि किराएदार से आप कंपेल करके रेंट नहीं वसूल कर सकते, डिफरेंट चीजें हुई। तो होता ये है बाज़ औक़ात कि आपका जो रेंट है, रेंट वैसे एडवांस में रिसीव होता है, वो ड्यू होना शुरू हो जाता है, पैसे वसूल नहीं होते, एक रिसीवेबल स्टैंड होना शुरू हो जाता है, उसको आप कह सकते हैं कि ये एक आपका अनरियलाइज रेंट है। अब अनरियलाइज रेंट एक तरीके से जैसे बैड डेट होता है वो बन चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? अब आपको उसकी कोई रिलीफ मिलेगा क्योंकि आपको तो रेंट वसूल नहीं हुआ, आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे उसको टैक्स दें? तो इसके बारे में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जैसे मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता होता हूँ कि रिलीफ या एग्जेम्पशंस ये सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस का जिक्र किया गया है, उनको देख लेते हैं। पहली जो कंडीशन है वो तो ये है कि प्रॉपर्टी हैज बीन वेकेटेड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग वेकेंट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट। तो जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उससे प्रॉपर्टी खाली करवा ली गई हो, ये नहीं है कि वो वहां पे बैठा है और आपको रेंट पे नहीं कर रहा और आप रिलीफ लेना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो आपको पहले तो ये कंडीशन नंबर 1 मीट करनी है। दूसरी चीज है लीगल प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड, आपने लीगल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर दी हो कि भाई आप मुझे रेंट नहीं दे रहे, उसकी क्या वजह है, इकरारनामा या रेंट डीड के मुताबिक जो भी क्लॉज एप्लीकेबल है आप उसके मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स करें।
तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अनपेड रेंट हैज अर्लियर बीन टैक्स इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये पहले आपकी किसी साल के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर ऐड हुआ हो। नीचे इसी कंडीशंस के नीचे मैंने एक टेबल में कैलकुलेशंस के जरिए से आपको समझा दिया है कि लेट्स सपोज टैक्स ईयर 2021 में आपका जो ग्रॉस रेंट था वो था 25 लाख, उसके अंदर एक 2 लाख रुपए की अमाउंट ऐसी शामिल थी जो कि आपको वसूल नहीं हुई, अनपेड रेंट है। अब आप इसको जो है वो टैक्स ईयर 2022 के अंदर जो है वो इसको कर रहे हैं कि ये इसके बारे में मुझे रिलीफ दिया जाए। तो 25 लाख में से 2 लाख को माइनस कर दिया तो आरसीटी रेंट चार्जेबल टू टैक्स वो 23 लाख आ गया। अब इसके ऊपर आप टैक्स देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि अगर ये 2 लाख रुपया रिकवर हो जाए नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर, जैसे 2023 के अंदर ये जाके रिकवर हो जाता है, तो 25 लाख आपका ग्रॉस रेंट है, 2 लाख रुपया ये वापस ऐड हो जाएगा और 2.7 मिलियन के ऊपर फिर आप जाके जो है वो टैक्स पे करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो फर्दर अब इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, तो इस तरीके से इसका सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।